नाजरीन आदाब। आज मैं आप लोगों के सामने यूनिट 4 जो दक्कन और दक्षिण हिंदुस्तान के सूबा के बारे में उसके सियासी हालात क्या रहे हैं उस पे हमारा आज रोशनी डालेंगे। नाजरीन, हम और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का ये दक्षिणी इलाका जो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि मौर्य वंशों ने जो हुकूमत किया, उसके बाद गुप्त हुकूमत में समुद्रगुप्त के ज़माने में कुछ इलाके में वहाँ हुकूमत किया। उसकी वजह यह थी कि जो साउथ का जो इलाका था वो वहाँ पे 3-4 बड़ी नदियाँ उनको क्रॉस करने के बाद ही वहाँ पर जाया जा सकता था। एक रावी नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, कृष्ण नदी हो गया। ये सारे नदी ऐसे थे कि जहाँ पर उत्तरी हिंदुस्तान से किसी भी बादशाह को वहाँ पर हुकूमत करना आसान नहीं था। लेकिन ये जो उत्तरी हिंदुस्तान दक्षिणी हिंदुस्तान का जो इलाका है, 100 से लेकर 1200 ईस्वी तक सियासत का बहुत बड़ा दौर रहा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान में सॉदर्न इंडिया के नाम से यानी कि दक्कन साउथ के नाम से भी जाना जाता है। जुनूब हिंदुस्तान में सियासी जो हालात थे वो हालात, या हम कह सकें कि हुक्मरान जो बहुत ही अहमियत के हामिल थे, वो चालुक्य, पल्लव, पांडे, राष्ट्रकूट, चोल और सातवाहन, ये सब सारे ऐसे जो थे जो वहां पर हुकूमत कर रहे थे। और साउथ का हिस्सा जो था वो आज का महाराष्ट्र, कर्नाटक, जुनूबी कर्नाटक, तमिलनाडु और बॉम्बे का इलाका जो महाराष्ट्र का इलाका है, वो सारे ऐसे जो थे जो वहां पर इन हुक्मरानों के जरिया हुकूमत कर रहे थे। लेकिन हम और आप जानते हैं कि ये दक्कन का हुक्मरान मिडावल इंडिया में जो है इसे दक्कन के नाम से दिया गया। प्राचीन यानी कदीम तवारीख में इसको दक्षिण यानी कि दक्षिण का हिस्सा जो है कहलाया गया। बाद में उसको विंध्य के नाम से किया गया, क्योंकि वो जो इलाका जो था वो जो है पहाड़ों का इलाका था। और यही वजह यह है कि उसके उत्तरी हिस्सा में विंध्य पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण में मौर्यों और गुप्तों का, मैंने इससे कबल भी बताया था कि ये लोग हुकूमत जो है किसी न किसी शक्ल में कर रहे थे, लेकिन वहां पर जागीरदाराना निजाम उन लोगों ने हासिल कर रखा था। जागीरदाराना का मतलब फ्यूडलिज्म थे, यानी कि जिसे सामंती मतलब कह सकते हैं कि सामंती
था कि वहां से लोग उसको टैक्स दिया करते थे, महसूल दिया करते थे, और देने के बाद जो है जो जहां पर कबीलाई या जो जागीर थे वो अपना वहां पर हुकूमत करते थे, लेकिन उसका इंतजाम जो है वो किसी न किसी शक्ल में वो जो सेंट्रल का जो राजा होता था वही ये करते थे। लेकिन बाद में चोलाज, चेराज, पल्लव, पांडे, ये सब सारे जो है शुरुआती दौर में 3 से लेकर ये लोग एक तीसरी शताब्दी के बाद बहुत तेजी के साथ वहां पर हुकूमत करने लगे। और यही वजह है कि जो महाराष्ट्र का इलाका, जो दक्कन का इलाका को 300 बीसी से लेकर 300 एडी यानी कि 600 सालों तक उसे संगम के दौर से भी जाना जाता है। नाज़रीन, संगम दौर का मतलब यह होता है कि इस संगम दौर में लिटरेचर और आर्ट का बहुत ज्यादा तरक्की होती है। और क्यों तरक्की होती है? इसलिए कि जिस तरीके से समुद्रगुप्त के जमाने में जो समुद्रगुप्त का जो अभिलेख जो मिलता है, उस अभिलेख का जो लिखने वाला हरिसेन था, उसी तरीके से इस जगह पर कल्हन का भाई बिल्हन भी दक्षिणी भारत में एक बहुत बड़ा शायर की हैसियत से वहां पर रह रहा था। तो ये संगम का जो इलाका जो था, उसमें जो है जो इलाका जो था, हमने कहा कि ये नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये सब सारे नदियां ऐसी ऐसी थी कि इसके पास जो है वो लैंडमार्क था कि वहां से एक दूसरे को गुजरना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो संगम काल है या दक्षिणी भारत का जो हिंदुस्तान है, उसको जो है आखिर जो है इसको स्टोन एज कहा जाता है। ये स्टोन एज जो 1000 वर्षों से था, स्टोन एज का मतलब ये हो गया कि वहां के लोग पहाड़ों पर रहते थे, खेती बाड़ी कुछ करना सीख गए थे, औजारों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और काली और लाल जो पोएट्रीज थे, पोएट्रीज जिसको हिंदी में मृत भांड कहा जाता था, ये सब सारा जो है मिलना शुरू हो गया। वहां के लोग जो 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 इंतकाल हो जाते थे तो उसको कब्रों में बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। और उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में जो संस्कृत का फरोग हुआ, उसमें सबसे पहला नाम जो आता है अगस्ता मुनि का नाम आता है। हम और आप जानते हैं कि जितने भी हुक्मरान हुए या दक्षिण पूर्व एशिया में जो बौद्ध धर्म का तेजी के साथ या हिंदू धर्म का बहुत तेजी के साथ जावा, सुमात्रा, बेबीलोनिया, इंडोनेशिया, ये सारे जगह पर जो हुए, उनमें जो है भारत के जितने भी जो थे उन लोगों ने नुमाया किरदार अदा किया है।
और यहीं से भारत से ही वहां गए और जाने के बाद जो है वहां पर हिंदू धर्म का और बौद्ध धर्म का बहुत तेजी के साथ जो है फरोग होना शुरू हो गया। 300 बीसी में तीन हुक्मरान जो अहमियत के हामिल थे, उनमें चोल, चेर जो थे वो केरल में थे, और पांडव जो तमिलनाडु में थे। हम अगर कह सकें कि शुरुआती के दौर में ये जितने भी जो लोग रहे, कबीलाई रहे, कोई बहुत बड़े अपने एक गांव में, एक शहर में ही अपना राज करते थे और कबीला के रूप में ये लोग अपनी पहचान बनाई। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी तवारीख को समझने के लिए हम कैसे समझें कि दक्षिण भारत का इतिहास या तवारीख 1200 वर्षों तक बहुत ही अहमियत के हामिल थे, इसलिए कि उस वक्त जो है लिखने पढ़ने की कोई लोग कुछ जानते नहीं थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो लिटरेचर की जो किताबें मिलती हैं उसमें मेगास्थनीज की इंडिका से के बारे में बहुत तफसील से जानकारी मिलती है कि दक्कन में जो राज सियासत थे उसके अहमियत के हामिल कैसे थे। उसके बाद जो है अशोक के दूसरा अभिलेख और 13वां अभिलेख में, इंस्क्रिप्शन में से भी पता चलता है कि दक्कन का इतिहास, तवारीख कैसी थी। यानी कि ये सारी बातें जो कही जाएंगी या कही जा रही हैं उसको बगैर हम लिटरेचर के हम नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जो है अशोक के जमाने में कलिंग की लड़ाई हुई थी जो उड़ीसा में हुई थी। उसका जो राजा था उसका नाम था खारवेल। उन्होंने भी एक इंस्क्रिप्शन खुदवाया था जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। ये सारी चीजों के बारे में दक्कन हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्से में जो हुक्मरानों की तवारीख को बहुत उजागर करती है। उसी तरीके से संगम दौर जो 300 बीसी से 300 एडी तक जो कायम था 600 वर्षों तक, उसकी तवारीख जो मौर्य काल के शासन में 150 बीसी तक जो मिलते हैं, और जो तमिल शायरों के जरिया जो बैठक काउंसिल होती थी, हम और आप जानते हैं। जिस तरीके से बौद्ध धर्म में जो काउंसिल हुआ करते थे, 4 काउंसिल हुए, उसी तरीके से संगम दौर में भी 3 काउंसिल हुए। काउंसिल का मतलब बैठक करना, संगोष्ठी करना, या नहीं तो मीटिंग करना। किस लिए? कि किसी खास मौजू पर एक बहस होती थी। यही वजह है कि पहला काउंसिल जो हुआ वो मदुरई में हुआ, जो पांडव राजवंशों में था। पांडव राजवंश मदुरई में हुआ, जो जिसकी जानकारी
अगस्ता, श्री अगस्ता के सदारत में हुई। दूसरी जो हुई संगम की जो बैठक हुई, काउंसिल हुई, वो अलय या उसे काट कपाट कूरम, कपाट कूरम कहते हैं। इसकी जो सदारत जो किया था तिलकप्पार, तिलकप्पार। देखिए ये सब जो है संस्कृत के साथ साथ ये तमिल नाम है। इसे नाम को हम नाम ही में उर्दू में नहीं कह सकते, चूंकि उनका नाम है। इसलिए आप समझ जाइए कि अलय में जो अलय जिसको कपाट कुलम कहते हैं, उसकी सदारत तिलकप्पार, जो व्याकरण का एक बहुत बड़ा ग्रंथ था, और उसी में बताया गया है कि कदीम तवारीख में शादियात कितनी तरह के होते हैं। उन्होंने बताया, इसी व्याकरण में बताया गया कि 8 तरह की शादी होती है। मैं इस मौजू पर नहीं जाऊंगा। मैं तीसरी जो मतलब के जो संगम हुआ था, बैठक जो हुई थी, वो मट्टुरई में, मट्टुरई, जिसका जो है जगह का नाम था श्री नक्की तीसार, श्री नक्की तीसार। अब सवाल ये उठता है कि ये जो संगम का जो लिटरेचर जो है उसे कहते क्या है। कहीं पर इसे कुरल नाम दिया गया है, कहीं पर त्रिपुरल कहते हैं, त्रिपुरल कहते हैं, या त्रिवरलू, त्रिवरलू। याद रखिएगा, त्रिवरलू की रचना हुई, यानी कि इसकी लिखावट शुरू हुई। हाजरीन, उसके बाद जो है ये तीनों जो रचना जो हुई, जो लिखा गया, आज भी अगर आप देखेंगे तो उसका नाम जो है वो तीन जो ये जो संगम जो हुए थे, जिसको कुरल त्रिपुल कहते हैं, और ये जो रचना जो हुआ, जो लिखावट हुआ, उसको त्रिवरलू कहा गया। उसमें 3 रचनाओं का, 3 चीजों का हुआ। एक का नाम था शीलप अधिकारम, शीलप इस किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है। अब यह किताब का नाम है शीलप अधिकारम, ये नाम तो बदला नहीं हो सकता है। दूसरा नाम जो है सन्नी में कलम, सन्नी में कलम, सन्नी में कलम। तीसरा जो था जैन ग्रंथ था। जो ये सारी चीजों की जानकारी इन संगम लिटरेचर से पता चलता है। और ये जो है चोल वंश का राजा जो था उड़ के जमाने में, जो कावेरी पट्टम में जो था, यह जो है इन्होंने ही अपने जमाने में कवियों को बुलाकर इन्होंने पूरी चीजों को लिखाया। और उनका जो चोल का जो राज चिन्ह था, जो राजा का जो पहचान थी, वो बाघ थी, शेर थी। जिस तरीके से आपसे पूछ दिया जाए कि आज जो है भारत का निशान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अशोक का जो है जो स्तंभ अभिलेख जो लेख है, इंस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर जो बाघ का चिन्ह बना हुआ है, उसे कहेंगे। नाजरीन, मैंने सबसे पहले आपको बताने की कोशिश की है कि ये सारे जो दक्कन में जो राजा थे, उनकी क्या हैसियत थी। अब सवाल ये उठता है कि
जो दक्षिणी भारत में जो इलाका है वो इलाका करीब करीब पांड्य, पल्लव, चेर, चालुक्य, राष्ट्रकूटाज, वकाटक, ये सारे जगह ये सारे जो है छोटे छोटे शासक हुए हैं। इनमें से कुछ कबीलाई भी हुए हैं और कुछ मजबूत शासक हुक्मरान भी हुए हैं। लेकिन हम अब आपको ये बस इख्तिसार में ये बताना चाहेंगे कि जो महाराष्ट्र का जो हिस्सा जो है जिसको विदर्भ करते हैं, वहां पर वकाटक हुकूमत जो है हुकूमत कर रही थी। उनकी दो शाखा बन गई, एक पूरब और एक दक्षिण। उन लोगों ने जो शासक जो थे, जो हुक्मरान थे, वो वैदिक या बड़े बड़े उपाधि यानी कि लक़ब से नवाजा जाता था। और ये लोग जो है, इन लोग जो है वकाटक जो हुक्मरान जो थे वो शांति प्रिय थे, अमन वाले शासक थे। और जब अमन वाले शासक हो गए तो जाहिर सी बात है कि वहां पर लिटरेचर का, आर्ट का फरोग होगा। उसके बाद कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक जिसे कन्नड़ कहते हैं, उसमें जो है चौ ओ छोटा सूबा बनाया जो 4 सदी तक हुकूमत करता रहा। और कदम्बों के जरिया एक हुक्मरान गुजरा है जिसका नाम कदम है, उसके जरिया उसे जवाल देखना पड़ा। उसके बाद जो है मयूर सम्मन एक हुकूमत हुई जो कांची के हिस्से में हुकूमत कर रही थी। ये सब सारे जितने हुक्मरान रहे हैं, ये सारे जो है ब्राह्मण धर्म को फरोग काफी दिया। यही वजह है कि इन्होंने इंस्क्रिप्शन वगैरह जो है बहुत ज्यादा उससे पता चलता है, जैसे वेगी, करलू, ये सब सारे जो है। इसमें से सबसे ज्यादा जो थे 440 से 60 तक मधुवर्मन हुकूमत किया, जो उस जमाने में घोड़ा का यज्ञ, जिसे हिंदी में अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह अश्वमेघ है क्या। अश्वमेघ, राजमेघ, वाजपेयी मेघ, इसका मतलब यह हुआ कि तीनों जो थे वो राजा जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। आज भी 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर राज यज्ञ, इसका मतलब यह हो गया कि राज का उसको प्रदर्शन करना कि मेरे पास ये औजार है, ये सामान है, ये टैंक है। यानी कि लोगों को उसी तरीके से उस जमाने में भी 3 तरह के जो है यज्ञ होते थे और इस यज्ञ का जो है बहुत ही अहमियत का हामिल था। उसके बाद जो है मधुवर्मन ने, वो ब्राह्मण धर्म का मानने वाला था और उसने जो है 7वीं सदी में चालुक्य को दक्कन में लगातार वहां पर हुकूमत करता रहा। उसके बाद दक्षिणी कर्नाटक में एक खानदान की शुरुआत राजा मग कहलाता था। जो राजा बादशाह होते थे वो राजा मग कहलाता था। बाद में गंगावाड़ी कहलाने लगा और ये इलाका पहाड़ी का इलाका था, खेती का काम नहीं होता था। इस इलाके में पल्लव और चालुक्य हमेशा लड़ाई करते थे। उसी तरीके से दक्षिण हिंदुस्तान की सियासत में एक अहम मुकाम हो गया। तमिलनाडु और केरल के संगम में अहमियत के हामिल होने लगे। पल्लव की सियासत में एक अहम हिस्सेदारी हुई। पल्लव रिवर, उससे
टोंडै मंडलम, टोंडै मंडलम, टोंडै मंडलम कहते हैं, उस जगह पर मतलब कि जो है हुकूमत करना शुरू कर दिया। संगम दौर में तमिलनाडु और केरल में काल भैरव का काल भर्रो का कब्जा हो गया, जो ब्राह्मण के खिलाफ हुकूमत करने लगे। उसी तरीके से काल भर जो थे वो जैन धर्म के मानने वाले थे, और उन्होंने जो है चेराग, चोल, पांड्य को संगम दौर में खत्म कर दिया था, और एक नए खानदान की शुरुआत हुई जिसे चालुक्य वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? चालुक्य वंश कहते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो चालुक्य जो थे उसके जो पहला जो राजा जो थे वो जो है वो दंती दुर्ग थे। क्या थे? दंती दुर्ग, जो कीर्तिवर्मन सेकंड को हरा दिया था। उसके बाद चालुक्य के स्थान पर राष्ट्रकूट आ गए, और फिर जो है चालुक्य। देखिए सामीन, एक बात हमेशा याद रखिए कि आप ये देखेंगे कि चालुक्य जो बादामी शासक था उसका जो हुकूमत जो हुआ, तो उसमें आप अगर गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लगातार 200 वर्षों तक एक दूसरे से लड़ाई, एक हुकूमत। देखिए चोल जो है वो दूसरी शताब्दी में भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा, और क्या हुआ कि तीसरी शताब्दी या छठी शताब्दी में फिर मतलब कि ये हुए। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चोलों ने जो है वो जो है लगातार हुकूमत अपना करता चला गया। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि पुलकेश उसमें जो है सबसे ज्यादा जो मतलब कि जो हुकूमत जो मतलब कि ये हुआ, वो हुकूमत जो है वो बादामी मतलब कि जिसको जो है चालुक्य शासन कहते हैं, उसका पुलकेशिन प्रथम था, जो 535 से लेकर के 566 ईस्वी तक राज किया। पुलकेशिन की उपाधि जो पुलकेशिन ने अपने लक़ब में हमेशा महाराज सत्याश्रय, सत्याश्रय यानी कि सत्य बोलने वाला, उसके बाद रण विक्रम, ये उपाधि है उनका। रण विक्रम यानी कि ये लड़ाई के दिनों में जीत हासिल करने वाला। तीसरा जो लक़ब उसने हासिल किया था उसका नाम था पृथ्वी वि वल्लभ, पृथ्वी वि वल्लभ। और ये जो पुलकेशिन जो थे प्रथम जो फर्स्ट थे, उसने जो है अश्वमेघ भी किए और अग्निस्तोक यज्ञ भी किया, और उसके बाद हिरण्यक यज्ञ भी किया, और अश्चय यज्ञ भी किया, और वाजपेयी यज्ञ भी किया। इसका मतलब ये हिंदू धर्म में जो मतलब के जो है अब जो है जो ये वाजपेयी यज्ञ का मतलब ब्राह्मणों को आदर और सम्मान करने का है, कि यानी कि एक यह इस तरीके से ये सब जो यज्ञों का जो था वो एक नाम था। पुलकेशिन ने अपनी राजधानी के लिए वातापी, जिसको बादामी भी कहते हैं, बादामी में ये किया। इसके बाद जो है मंगलेश आए। मंगलेश जो है उनका जो ये हुआ 568 ईस्वी से लेकर के 610 ईस्वी तक शासन किया। उसको उसका जो राजा तो था उसका कीर्तिवर्तन प्रथम था, जो उसका भाई मंगलेश का भाई था। इसका भी लक़ब जो है रण विकांत, उर्रा विकांत, पृथ्वी वल्लभ। और ये भी जो है जो ये तमाम लोग ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे, और उसमें सबसे ज्यादा मंगलेश जो थे वो भागवत धर्म का जो शिव का भक्त था, शिव का मानने वाला था। इसने जो विजय हासिल किया 602 ईस्वी में कलचुरी के बौद्ध राजा विजय और रेवती द्वार पर अधिकार कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया। गृह युद्ध, उस जमाने में
आपसी संघर्ष लड़ाई जो है बहुत तेजी के साथ शुरू हो चुकी थी, जिसका गृह युद्ध हुआ, जो मंगलेश और पुलकेशिन फर्स्ट के बीच में हुआ। गृह युद्ध में मंगलेश बुरी तरीके से हार गए। अब सवाल ये उठता है कि अब इसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय यानी कि दूसरी सबसे ज्यादा 610 यानी कि चालुक्य खानदान में सबसे मजबूत राजा जो हुआ वो पुलकेशिन सेकंड हुआ, जिसका जो है 610 से लेकर 622 ईस्वी तक हुकूमत किया, यानी कि 32 वर्षों तक हुकूमत करता रहा। बादामी चालुक्य में सबसे महान राजा था। अब आप देख लीजिएगा कि चालुक्य में तीन मतलब के बादामी चालुक्य हो गए, उसके बेंगी चालुक्य हो गए और कल्याणी चालुक्य हो गए। ये तीन जो है चालुक्य खानदानों ने अलग अलग तरीके से इन लोगों ने राजधानियां बनाई थी, और ये जो है करीब करीब 500-600 वर्षों तक अलग अलग नामों से जाना गया, लेकिन नाम इन्होंने सिर्फ जो है अलग अलग जो है राजधानी बनाने की वजह कर किया। पुलकेशिन जो सेकंड था वो बड़ा ही मजबूत, बहुत ही माहिर हुक्मरान था। उसे जो है लक़ब जो दिया गया उससे वल्लभ, उसके बाद दूसरा लक़ब जो उसे दिया गया पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ। उसके बाद जो है चौथा जो है दिया गया उसको परमेश्वर। फिर उसके बाद क्या दिया गया परम भागवत, यानी कि शिव धर्म का मानने वाला, यानी कि वो जो सबसे ज्यादा, इससे ये पता चलता है कि वो जो हुकूमत जो थी वो सारे लोग जो है हिंदू धर्म से ही मतलब ये होते थे। और आज यही वजह है कि दक्षिणी हिस्से में बहुत तेजी के साथ हिंदू धर्म का क्या नाम है उरूज हुआ। आप देख लीजिएगा उत्तरी हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म जैन धर्म के साथ हिंदू धर्म का बहुत तेजी के साथ तरक्की हुई, लेकिन दक्षिणी भारत में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म का बहुत तेजी के साथ ये हुआ। उसके बाद जो है उसके बाद देखिए अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो है पुलकेशिन सेकंड के बारे में इसको जो है जानकारी कहां से होती है। हम और आप जानते हैं रविकृत के जरिया एक लिखी हुई इंस्क्रिप्शन थी जिसे आईहोल इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा है एहोल के नाम से जाना जाता है। ये जो है सेकंड जो था पुलकेशिन सेकंड जो है मंगलेश के साथ गृह युद्ध किया। दूसरी बात जो है गोविंद के साथ ये क्या नाम है लड़ाई किया। उसके बाद अपैया के साथ किया। उसके बाद कई प्रांत उसके जीत में हासिल हुई। प्रारंभ शुरुआती दौर की जानकारी हमको मंगलेश की गृह युद्ध से भी होती है, लेकिन मंगलेश को पुलकेशिन सेकंड जो है कत्ल कर देते हैं। गोविंद के रियासत को कुछ हिस्से को पुलकेशिन ने अपना मित्र दोस्त बना लिया, यानी कि तीसरा जो है गोविंद पुलकेशिन को अपने सेना में शामिल कर लिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि पुलकेशिन जो है बहुत तेजी के साथ अपनी बादशाहियत को आगे बढ़ा रहा था। उसी जमाने में एक कदम का राजा था, बनवासी नामक शासक था, जो गंगा वंश के नाम से भी जाना जाता था, जो मैसूर पर हुकूमत कर रहा था। और वहां पर अलूपा में राज करता थे, जहां मैसूर एक जगह है। गंगा खानदान के राजा जो थे उसका नाम था दुर्विनीतगढ़, जो अपने बेटी की शादी पुलकेशिन सेकंड से कर दिया था। इसका मतलब ये हो गया कि शादियात के जरिया भी इन लोगों ने अपने राज को हासिल किया। उसी तरीके से अब हम आप देखते हैं
कन्नौज के राजा हर्षवर्धन थे और हर्षवर्धन ही जो है वो दक्षिणी भारत में आए, लेकिन वो रावी नदी के से आगे नहीं बढ़ सके। उसको खत्म करने वाले पुलकेशिन सेकंड थे और इसी ये लड़ाई में 626 में लड़ाई में पुलके हर्षवर्धन का खात्मा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। उसी तरीके से पुलकेशिन ने हर्ष के जो दुश्मन थे, जिसको शशांक जो बंगाल का हुकूमत था, उससे अच्छे मतलब के जो है संबंध बनाए और कोगंद में उन्होंने बंगाल में एक जो है वहां अपनी फौज भेजा। लेकिन शशांक के जो वंशज जो थे उस वक्त मेघवर्मन थे, वहां पर उन्होंने क्या किया कि मेघवर्मन को हुकूमत दे दिया और वहां से गंगा जो है, चूंकि ब्राह्मण धर्म से ताल्लुक रहता था, हिंदुओं में गंगा का अहमियत बहुत जबरदस्त था। अपना गंगा का पानी लेकर आया और आने के बाद जो है वो अपने इलाके में जो है एक नदी बसाया। हम उसके आगे आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद जो है क्या हुआ कि चोल, पांडव और केरल पुत्र के साथ पुलकेशिन ने दोस्ताना ताल्लुक कर लिया। पल्लव के साथ उन्होंने युद्ध किया और पल्लव को जो है बादामी चालुक्य के बीच जो लड़ाई हुई तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के बीच में, जो दोआब यानी कि दो नदियों के बीच में था, उसको जो है उसके वजह कर एक जबरदस्त लड़ाई हुआ। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन को हरा दिया और बाद में नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय सेकंड को हरा दिया और उनकी पीठ पर तलवार से जीत हासिल कर डाली। पल्लव के हाथों में शर्मनाक हार हुई और इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जो है मारा भी गया। इस तरीके से चालुक खानदान का खात्मा हो गया। चालुक खानदान का विदेशी नीति यानी कि फॉरेन मामले में बहुत अच्छा मतलब यह था, पुलकेशिन ने तबारी के मुताबिक ईरान के राजा खुसरो सेकंड से एक अम्बेसडर भेजा था और खुसरो ने भी बदले में एक अम्बेसडर बादामी भेजा था। बाद में इसके जो है विक्रमादित्य प्रथम जो हुए, पल्लव से किसी तरह बादामी से छुड़ाकर विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक वंश के कुछ क्षेत्र में राज कायम किया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पुलकेशिन सेकंड के जमाने में एक रविकृति से संस्कृत जुबान को बहुत उरूज दिया। उसके बाद अजंता के गुफाओं में जो चित्र बना हुआ आज देखते हैं वो पुलकेशिन के जरिया ही बनाया गया। अजंता एलोरा जो आपका जो है जो बनाया गया था वो पुलकेशिन सेकंड ही ने बनाया था। विक्रमादित्य के अब ये चालुक्य की जो वाइफ जो थी, पटकल में एक शिव मंदिर बनवाया था। पटकल में एक शिव मंदिर बनाया था। पल्लवों से बराबर हार के वजह कर इस चालुक्य राजा की खात्मा हो जाती है और राष्ट्रकूट दंतिवर्ग ने जो है हरा दिया था। कुछ समय के बाद जो है यह बहुत तेजी के साथ जो है आगे बढ़ा। अब आप देखेंगे तो उसके बाद जो है आपको पल्लव जो है जो खानदान जो था वो 350 से लेकर के 800 एडी था। पल्लव वंश को खानदान को
वृक्ष यानी कि दरख्त की टहनी भी कहते हैं। दूसरे में जो है उसको लता लता या नहीं तो उसको कुछ लोग डाकू भी कहते हैं। इसकी राजधानी जो थी वो कांची में थी। कांची जो उस जमाने में तालीम का एक अहम मरकज था। इसके जो कायमशुदा जो थे वो सिन विष्णु थे, और सिन विष्णु ने 300 से लेकर 600 ईस्वी तक, यानी कि पल्लव खानदान ने 600 ईस्वी तक पूरे भरपूर तरीके से हुकूमत किया, और 200 के बाद जो है उसका खात्मा हुआ। मजबूत तवारीख देखने के बाद इससे यह समझ में आता है कि इसका जो है सही कायमशुदा जो जो हुक्मरां होगा वो सिन विष्णु वर्मन था, जो 600 ईस्वी के बाद आया, जो ब्राह्मण जाति का था। कुछ तवारीखदारों का कहना है कि 575 से लेकर 600 तक इन्होंने हुकूमत किया, और ये बड़े बड़े लकब से नवाजे जाते थे। उस लकब में जो है जो पुत्रियायन, अवंती सिन, कलपरो, पांड्यों और चालुक्य को भी हराया। इनके हुकूमत में नाज़रीन हम देखते हैं कि जितने भी हुक्मरान होते हैं तो अपने अपने हुकूमत में बड़े बड़े शायरों को, कवियों को, पोएट को रखते हैं। उसी तरीके से आप अगर हम देखते हैं पल्लव वंश के सिन विष्णु वर्मन ने भी एक बहुत बड़ा महान शायर जिसका नाम था भारवी, इनके जरिए जो एक किताब लिखी गई उस किताब का नाम था किरता अंजुमियन। नोट कर लीजिए, भारवी जो किताब जो शायर था उसका नाम है, और उसके जरिया जो लिखी हुई किताब है उसका नाम है किरता अंजुमिनियम। इसका मतलब ये हो गया कि विष्णु गोप जो है वो कांची का मतलब यानी कि आज का केरल का वो बादशाह था। पल्लव वंश जो है 2 नदियों के बीच में वो हुकूमत कर रही थी। एक का नाम था मिनाली नदी और दूसरे का नाम था कावेरी नदी। जो कावेरी नदी जो है वो कहाँ है? कांची में है। आज का जो मतलब एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। अब आप इससे जो है आप समझ में आ जाएगा कि बंदरगाह रहने का मतलब यह है कि वहां पर वो धार्मिक और उसको जो है वो संस्कृत के उरूज में बहुत नुमाया किरदार अदा किया है। उसमें एक धार्मिक जो मजहबी जो नाम थे माल ललपूरम, जिसको संस्कृत में कहा जाता है। ये जो है अश्वत्थामा का वंशज मानते हैं। इसको किसको मानते हैं? ये जो पल्लव वंश के जो शासक हुक्मरान थे वो अश्वत्थामा खानदान का मानते हैं। हरिद्वार का ये ब्राह्मण हुआ करते थे जो वहां पर जाके माइग्रेट होने के बाद पल्लव वंश का प्रतीक बना। और हर शासक का अपना अपना एक प्रतीक होता है, निशान होता है। उसका जो है बैल था, जो आगे चल करके उसको शिवलिंग, बाद में शैव और वैष्णव का मानने वाला शुरू हो गया। इसकी तवारीख जो है, कदीमी तवारीख जो है 300 ईस्वी से मिलता है, जो शक पल्लव पार्थियन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है शक सातवाहन, जो जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात, सौराष्ट्र के गुजरात में है, उसका गवर्नर सुविशाख पल्लव वंश की को कायम करने वाला राजा वकाटक वंश खानदान को मानते हैं। सातवाहन खानदान के सामंत पुलकेशिन सेकंड सबसे मजबूत शासक और हमेशा पल्लवों से संघर्ष चलता रहता था। पल्लव और पुलकेशिन के बीच में नर्मदा नदी के किनारे कांची में नागवंश की शासन में कलभरों के द्वारा घिर गया। उसके बाद जो है
महेंद्र वर्मन 600 से लेकर 630 ईस्वी तक वो हुकूमत करता रहा। वो एक बहुत बड़ा ये संगीत क्या नाम है, ये म्यूजिक का बहुत बड़ा रसिया था। म्यूजिक बहुत अच्छा मतलब कि ये होता था। उसके बाद जो है उसका जो गुरु जो था वो जो है रुद्राचार्य, जो उस वक्त का महान बहुत बड़ा कवि था। और वो जो कवि जो था वो जैन धर्म को मानने वाला था। इसका मतलब यह हुआ कि दक्षिण भारत में जो शैव धर्म का, विष्णु धर्म का, भागवत धर्म का और ब्राह्मण धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था, यहां पर आकर के महेंद्र वर्मन ने वो जैन धर्म को मानने लगा। इसके बाद जो है उसकी जो एक लिखावट जो है, जो किताब है, उसका नाम है मता विलास परसन, मता ली मता विलास परसन, जिसमें सुबह का जुडिशियरी और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसमें जो है जो बहुत सारी बुराइयां थी उसमें सारी चीजों की जानकारी मिलती है। किसमें? मताविली प्रसन्ना में। ये सारे जो है ये इस हुकूमत में या इस किताब में ये भी पता चलता है कि वहां पर बौद्ध धर्म का बहुत ही मजाक उस किताब में मतलब कि उड़ाया गया है। उसके बाद जो है ये जो महेंद्र वर्मन जो थे वो जो वहां पर उस वक्त का फकीर, जिसको संत अपार के प्रभाव से बाद में फिर शैव धर्म को मानना शुरू कर दिया। वो बहुत बड़ा नाटककार भी था। उसके बाद लिटरेचर का भी ये था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर बहुत उसकी महारत थी। और उसकी जो लक़ब जो है महेंद्र वर्मन उस चित्रकारी के नाम से दिया गया, जो मंदिर के निर्माण में महारत हासिल था, जिसे महेश्वर कहते थे। यानी कि दक्षिणी भारत में अगर मंदिरों का इस्तेमाल का शुरुआत अगर देखा जाए तो इसमें महेंद्र वर्मन का बहुत बड़ा खिदमत किया जाता है। उसमें महेश्वर, गुणधर, मत विलास, ये सारे जो मंदिरें जो थी इन्हीं के जमाने में बनाया गया। महेंद्र वर्मन के हुकूमत में हर्षवर्धन और पुलकेशिन था और उन दोनों के बीच में लगातार लड़ाई चलती रहती थी। उसमें पट्टुकोट्टई अभिलेख से ये सारी चीजें जानकारी होती है। जैन मंदिर, उन्होंने जैन मंदिर भी बनवाया। सह परिवार का त्रिगान करा, वो सभी परिवार का यानी पूरे खानदान का लोग उस मंदिर में जो है नक्काशी यानी के चित्र बनाया, चित्र बनाया सुना। और जो दलवीर देवता जो थे बगल में उनको रखा। यानी कि उस वक्त का जो हुक्मरान जो हुआ करते थे वो अपने अपने खानदान के साथ अपने भगवान को भी वहां पर दिखाया करते थे, ताकि उससे ये समझ में आए कि ये जो है इनके ये। उसके बाद जो है नरसिंह वर्मन, उसने भी जो है अपना जो अपना लक़ब जो है महामल, जिसको महामल का मानी होता है कि वो पहलवान था। और वो जो है पहलवान था और वो जो है मामल शैली, यानी कि मामल शैली एक शैली होती है, उसकी शुरुआत किया। वातिफ कौन राजधानी पुलकेशिन को राजधानी बनाया। उसके बाद जो है महेंद्र वर्मन जो है हुकूमत किया, जो बहुत बड़ा विद्या, जो उसे जो है विद्या विनीत उपाधि हासिल की। संस्कृत का बहुत फरोग किया। उससे मालपुरम में मंदिर, गणेश मंदिर का जो ये तामीर करवाया। उसके बाद नरसिंह वर्मन सेकंड जो 695 से 722 ईस्वी लंबा शासन किया, उसका जो है उसने भी अपना लक़ब जो है परम शिव का उपासक माना जाता है, शंकर का ये मानने वाला था और आग्रम प्रिय कहलाता था। शिव का अवतार बोलता था और वो कामदेव की तरह सुंदर वाला परम भागवत, यानी कि तमाम खूबियां उस महेंद्र नरसिंह वर्मन, नर के मानी होता है आदमी और सिंह के मानी होता है बहादुरी के। इसका मतलब ये हो गया कि ये बहादुर पहलवान शख्स था। उसने जो है
गोंडैपुरम में एक बौद्ध विहार बनवाया, जिसे बौद्ध विहार के नाम से जानता है। आज उसे पगौड़ा के नाम से पगौड़ा कहा जाता है। नरसिंह वर्मन का यहाँ से जो है वो जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये जो है इसका समाज जो है ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, विष्णु धर्म को फरोग देने में नुमाया कर्मा। ब्राह्मणों को भूमि ये क्या नाम है दान में दिया जाता था, जिसे बगोदय ग्राम कहा जाता था, और जो जो क्या नाम है टैक्स से फ्री होता था। और उसने अश्वमेघ यानी घोड़े दौड़ाए थे, और उसने यज्ञ करवाया था। शिक्षा और लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा ये है, संस्कृत भाषा को फरोग देने में इस राजा का बहुत बड़ा ये रहा। उसी तरीके से आखिर में जो है पांडे के जो है मानी होता है पुराना शहर, पांडे के मानी होता है वृष यानी बहादुर से जानने वाला। पांड्य खानदान की जानकारी बहुत कम मिलती है, लेकिन कात्यायन के भाष्य और रामायण के पांडवों की चर्चा इसमें मिलती है। पांडव वंश के मुताबिक बुद्ध के समय पांडे राजकुमारी श्रीलंका से विवाह किया था। उसका जो है इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र के कौटिल्य से, मेगास्थानीज के इंडिका से, के अभिलेखों से भी होती है। कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुफा से भी जो है पांडव वंश की जानकारी होती है। पांडव वंश के जो जानकारी होती है। एस्ट्रेबो के ने पांडवों में तोहफा के साथ दूध, जो रोमन अगस्टस सीजर जो उस जमाने में जो है ये थे, वहां पर अपने दूध को भेजा था। पेरिप्लस और टॉलमी के अनुसार मैदुर में राजधानी थी। पहला जो इसका हुकूमत जो शासक जो था, हुक्मरान था नेंदु छेलियन, जो 2री से 3री शताब्दी ईस्वी तक क्या, वो बहुत ही बहादुर था। वो बहुत ही जो है बहुत ताकतवर था। 4 से लेकर 6 का सदी तक ये पल्लवों को हरा कर ये अपना हुकूमत किया। मैदुर में इसकी राजधानी थी। इसको जो है बाद में इसको तोड़ मंडलम कहा जाने लगा। दूसरा जो हुकूमत जो थी उसे जो है कहा जाता है कांदुगेन, जो 7वीं में शासन करने लगा, जो पल्लवों के सामंत के रूप में, सामंत की शक्ल में शासन कर रहे थे। अरि उसके तीसरा जो हुकूमत जो पांडव का जो था हुक्मरान था, उसको अरि किशेवरी, जिसे भार वर्मन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही जो है बहुत मजबूत हुकूमत था, और ये शैव धर्म के मानने वाला था। ये इंस्क्रिप्शन के द्वारा राजसिंह के मुताबिक नंदी वर्मन पल्लव वम्मल को बुरी तरीके से हराया। वर्मन राज सिंह के बाद वरगुन जो 765 से लेकर के 815 तक हुकूमत किया। इस महान शासक जो है उसको जो है मधुर कोन का लकब हासिल किया। उसके बाद जो है इसने कई तरह के ये जीत हासिल किया, जिसमें त्रावणकोर, सलेम, कोचंबुर, तंजूर, त्रिटनापल्ली, उसके बाद शिव और विष्णु के मंदिर बेतहाशा बनाए इन्होंने। उसी तरीके से कोयम्बतूर में शिव मंदिर जो आज मौजूद है, ये इसी की देन है राज सिंह वर्मन की। श्रीलंका पर भी इसने बुरी तरीके से हमला किया। श्रीमार का पुत्र पल्लवों के जरिया ये बुरी तरीके से हारा गया। पल्लव और पांडव खानदान हमेशा लड़ाई करते रहते थे, लेकिन जीत हमेशा पांडवों की होती रहती थी। पांडवों के राजा राज सिंह शासन का चोल शासक के कब्जे में आ गया, अधीनता स्वीकार कर ली। चोल शासक जो था निरपति कुलतोतुंग फर्स्ट, एक फिर पांडे की शक्ति और बढ़ गई, और फिर ये जो है ये बहुत सारे सुंदर पगोड़े बनाने लगे। इसके बाद सामेश्वर की हत्या के बाद कांची पर हुकूमत करने लगा। भारवर्मन को जो है अरि कोसरी मारवर्मन भी कहते हैं, जो चेरों को कई बार हराया था। भारवर्मन जो है अरब व्यापारियों से उसका संबंध ताल्लुकात बहुत अच्छे थे,
और व्यापार को बहुत तेजी के साथ बढ़ाया। नौसेना में जो है इन्होंने जो है बहुत ज्यादा तरक्की की और 1293 ईस्वी में मार्को पोलो जो दक्षिण भारत की यात्रा पर जो सफर पर आया था, उसने तफसील के साथ भारवर्मन का जिक्र किया है। उसने जो है उसके बाद जो है उन्होंने आपसी लड़ाई के जरिया अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर के कब्जे में जो है ये हुकूमत चली गई। तो हम जब देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि दक्षिण भारत के हिंदुस्तान ये में बहुत तेजी के साथ अब सवाल ये उठता है कि उत्तरी भारत में हिंदुस्तान में और दक्षिणी भारत में ये लोग जितने भी जो लोग थे उसको जो है समाज जो है में कैसा मतलब कि ये होता था। तो उसका जो है उत्तरी उत्तरी में जो है समाज जो है वो जो है दो, एक ऊंचा ऊंचा जात एक नीचा जात। लेकिन यहाँ पर जो जातें जो होती थी वो जो है एक जो है ब्राह्मण, ये क्या नाम है, सामंत यानी कि राजा का खानदान और एक दूसरा जो है वो आम आदमी का खानदान। इसका मतलब ये होता है कि इन हुक्मरानों ने बहुत तेजी के साथ हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत में जिसमें कांचीपुरम हो गया, मल्ल हो गया, फिर उसके बाद जो है ये सब सारे जगह पर संस्कृत को बहुत तेजी के साथ मतलब के आगे बढ़ाया। उसके बाद जितना भी दक्षिणी भारत में जो मंदिरें जो देखने को मिलती हैं उसको जो है बहुत तेजी के साथ जो है विकास किया, तरक्की किया। उसके बाद जो है शायर और संस्कृत में बहुत तेजी के साथ मतलब कि ये हुआ। आज जो देखते हैं कि अजंता एलोरा ये सारी मतलब के जो है इन्हीं के जमाने में बहुत मतलब के ये हुआ। उस अजंता और एलोरा में जो है आप अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस करेंगे कि अजंता और एलोरा में जो है 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं। और ये 34 गुफाओं में 1 से लेकर 12 तक जो है वो बौद्ध धर्म का मतलब कि जो है दिखाई देता है। 12 से 29 जो मतलब गुफा है वो हिंदू धर्म का दिखाई देता है और 30 से 34 जैन धर्म का दिखाई देता है। इसका मतलब ये है इसके खोजने वाले, इन गुफाओं को अजंता एलोरा को खोजने वाले फ्रांसीसी सफीर जो थे, जो वो मतलब के इसको बताते हैं। ये सारी जो जो गुफाएं हैं जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मतलब के जो है दिखाई देता है। इसके जो है तो हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत में खासकर क्या नाम है ये में हिंदू धर्म का बहुत तेजी के साथ जो है वो उरूज हुआ और उरूज होने के बाद जो है वहां पर काफी मतलब के जो है ये हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिणी में भारत में होने के बाद जो है जितना ये जितने जो है आज जो देखते होंगे कि नौसेना का जो मतलब कि ये है या पानी का जो ये क्या नाम है, पानी के जरिया जो ये जो होता है कश्ती के जरिया जो व्यापार जो होता है वो बहुत तेजी के साथ जो है उरूज में आया। और यही वजह है कि इस हुकूमत का बहुत तेजी के साथ जो है ये उरूज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलकेशिन जो है और जितने भी जो शासक जो उत्तरी भारत हिंदुस्तान के जो हुए, उत्तरी हिंदुस्तान के जो हुए, वो सारे लोग जो है दक्षिणी भारत हिंदुस्तान में आने से बहुत गुरेज किया। लेकिन दक्षिण में जो भी हुक्मरान रहे, चाहे वो छोटे हुक्मरान रहे या बड़े हुक्मरान रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत ही जो है मजबूती से और बहुत ही लिटरेचर में, आर्ट में, कल्चर में तरक्की दी। शुक्रिया।